Hello everyone and welcome to iExamB. So in this video we are going to talk about how to solve recursion for RRB IT officer. So RRB IT officer के एग्जामिनेशन में IT के टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं हम कुछ वीडियोस उन पे लॉन्च करने वाले हैं. So this is one of those videos. So here I will tell you how to solve recursion actually. So recursion is basically one of the topic which seems to be a hard topic for the candidates. So candidates को ये टॉपिक बहुत ही डाइसी लगता है, बहुत ही डिफिकल्ट लगता है. सो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम रिकर्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इन ऑर्डर कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई रिकर्सिव कोड दे दिया गया है और आपसे उस कोड का आउटपुट पूछा जा रहा है तो आप उस कोड के आउटपुट को कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में एंड तक यू विल बी एबल टू सॉल्व दी रिकर्शन प्रॉब्लम्स. ओके, और ये ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला है, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपका सॉल्यूशन अप्रोच मैं बताने वाली हूँ आपको. So let us understand what is recursion. So recursion is basically something like the things are going to repeat themselves. एक चीज बार बार रिपीट होगी लेकिन जैसे वो रिपीट होगी उसका साइज छोटा होता चला जाएगा. मतलब मान लीजिए आपने कोई एक बड़ी प्रॉब्लम ले ली है, मान लीजिए उस प्रॉब्लम का नाम P1 है, तो हम क्या करने वाले हैं, उस प्रॉब्लम का जो नेचर होने वाला है उसी सेम नेचर के हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं जो कि स्मॉलर इन साइज होंगी एज कंपेयर टू P1. ठीक है, और उन सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली. इन सारी प्रॉब्लम्स को हम और भी फर्दर पार्ट्स में तोड़ सकते हैं. इन सबका नेचर लेकिन सेम रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है. जैसे मान लीजिए अगर इसको मैं ब्रांचेस और बढ़ा दूं तो इसको हम लोग P121 और P122, इसको और आगे बढ़ा दूं मैं तो आई कैन गिव इट लाइक P131 P132. सो हम क्या करने वाले बेसिकली, रिकर्शन में क्या होता है, रिकर्शन में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी. ओके, और वो प्रॉब्लम खुद को एक्चुअली रिपीट नहीं करेगी, वो खुद का नेचर रिपीट करेगी और उस ऑर्डर में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का साइज हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें हमारे पास कुछ रिजल्ट्स रहेंगे और उन रिजल्ट्स को कंज्यूम करके और हम बैक ट्रैक करके हमारी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे. ठीक है, तो पहले क्या होगा, हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे. उन सारी प्रॉब्लम्स का नेचर सेम होता है और फिर जब उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का हमको सॉल्यूशन मिल जाता है तो हम उस पर्टिकुलर सबसेट ऑफ सॉल्यूशन को कंबाइन करके उस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हैं. सो ये बेसिक आइडिया होता है रिकर्शन का. अब समझते हैं कि रिकर्शन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है. सो रिकर्शन की एक्चुअल डेफिनेशन होती है, रिकर्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो कोई एक भी फंक्शन है, वो फंक्शन खुद को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉल करता है. ठीक है, मतलब कि फंक्शन की जो बॉडी होने वाली है उस बॉडी के अंदर वो खुद को ही कॉल करता है. ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन की बॉडी है, उसके ब्रेसेस है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस हैं. ठीक है, और इसी के अंदर वो अपने आप को कॉल कर रहा है. यहाँ पे कोई और फंक्शन को वो कॉल नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो खुद को ही कॉल कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिकर्शन. ठीक है, रिकर्शन एक ऐसा कॉलिंग फंक्शन है, एक ऐसा कॉलिंग स्ट्रैटेजी है फंक्शंस में जो कि खुद को ही कॉल करते हैं. ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल क्या होते हैं कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, उसने फंक्शन 2 को कॉल कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे ये रिकर्शन नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन खुद को कॉल नहीं कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन खुद को डायरेक्टली कॉल कर रहा है. तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा रिकर्शन है. बेसिक डेफिनेशन रिकर्शन का यही होता है कि जो भी प्रोसेस है, ठीक है, उसमें जो फंक्शन कॉलिंग हो रही है वो खुद को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कॉल करे. ओके, अब समझते हैं इस फंक्शन के पूरे रिकर्शन में एक सबसे प्यारी कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं बेस कंडीशन. सो बेस कंडीशन क्या होती है और क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो क्या होता है, जब भी अगर हमको रिकर्शन को समझना है तो हमको इतना पता है कि कोई भी फंक्शन होगा, उस फंक्शन के बॉडी के अंदर उसी फंक्शन को हम कॉल कर रहे होंगे. ठीक है, अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन. ठीक है, तो क्या होगा, ये फंक्शन एक दूसरे को कॉल करते रहेंगे. जब हमारा कंट्रोल इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है, हमारा कंट्रोल इस पर्टिकुलर फंक्शन पर आएगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जब हम इस लाइन पे आएंगे, मान लीजिए यहाँ पे ऊपर कुछ कोड लिखा हुआ है, इसके बाद कुछ कोड लिखा हुआ है, तो जब हम इस वाले फंक्शन पर आएंगे तो इस वाले फंक्शन से अगेन फिर कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन को. तो आप एक तरीके से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक सर्कुलर टाइप का हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है और इट विल कीप ऑन गोइंग और ये इन्फिनिट जा सकता है.
ठीक है, ये रोकेंगे कैसे हम, ये जो हमारा जो कॉलिंग हो रही है सर्कुलर मैनर में, इसको हम रोकेंगे कैसे? तो इसको रोकने के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं बेस कंडीशन। ओके, सो क्या बोलता है रिकर्शन कि एक फंक्शन अपने आप को ही अपनी बॉडी के अंदर कॉल करेगा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और कॉल करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी जिससे वो इस पर्टिकुलर सर्कुलर लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो एक बार फंक्शन का कॉल हुआ हमारा, मान लीजिए एक बार हमने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, उसके बाद उसी फंक्शन की बॉडी के अंदर फिर उसी फंक्शन को कॉल किया गया, तो ये सर्कुलर चल रहा है चल रहा है चल रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, ये सर्कुलर लूप जो होगा ये ब्रेक होगा, और इसको ब्रेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, बेस कंडीशन। अगर हमारे पास बेस कंडीशन नहीं है तो फिर हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो अगर हमारी बेस कंडीशन तक हम नहीं पहुंच पा रहे, मान लीजिए हमारा बेस केस जो है वो अनरीचेबल कोड में आ गया, एक ये भी चीज होती है अनरीचेबल कोड, मान लीजिए हमारा जो कोड है बेस केस का वो अनरीचेबल हो गया है, या फिर हमारा जो बेस केस हमने लिखा ही नहीं है हमारे रिकर्शन के लिए, तो उन दोनों केसेस में इफ इट इज नॉट रीच्ड और इफ इट इज नॉट डिफाइंड, तो दोनों ही केस में हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है वो होती है स्टैक ओवरफ्लो प्रॉब्लम। स्टैक ओवरफ्लो प्रॉब्लम से सीधा हमारा मेमोरी कंजम्पशन हैंडल मतलब इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हमारी मेमोरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, स्टैक विल ओवरफ्लो, वी विल रन आउट ऑफ मेमोरी, वी विल रन आउट ऑफ मेमोरी। सो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे पास बेस कंडीशन हो, बेस कंडीशन होने के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि वो रीचेबल हो, वो अनरीचेबल कोड में ना आए, और वो डिफाइंड हो। ठीक है, प्रॉपरली डिफाइंड हो, उसकी जो डेफिनेशन हो वो प्रॉपरली डिफाइंड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है रिकर्शन में। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पार्ट पढ़ा ना वो काइंड ऑफ थियोरेटिकल पार्ट था, अंडरस्टैंडिंग लेने का कि रिकर्शन एक्चुअली होता कैसे है। अब हम लोग ये समझेंगे कि जो भी रिकर्शन में मेमोरी एलोकेशन है वो होता कैसे है। तो रिकर्शन का पूरा मेमोरी एलोकेशन होता है हमारे पास स्टैक में। सो क्या होता है स्टैक में, एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं और एक एक्टिवेशन स्टैक मेंटेन होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स इन डिटेल। सो समझ लीजिए हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कौन सा है हमारा फॉर हैंडलिंग द रिकर्शन। सो जो डेटा स्ट्रक्चर है फॉर हैंडलिंग द रिकर्शन इज द स्टैक। सो रिकर्शन हमारा जो है वो हमारे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से हैंडल होता है। सो कैसे हैंडल होता है, हमको पता है कि जो स्टैक होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो क्या होता है, जो भी हमारा कोड स्टार्ट होता है हमें पता है वो हमारे ड्राइवर कोड से स्टार्ट होता है, मतलब मेन का फंक्शन सबसे पहले हम कॉल करते हैं। उस मेन पर्टिकुलर जो बॉडी होती है मेन की, उसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शन कॉल्स कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे फंक्शन एफ को कॉल किया, तो हमारे पास कहीं पे फंक्शन एफ का डेफिनेशन रहेगा, यहाँ से मेरा सारा का सारा कंट्रोल उस फंक्शन एफ पे जाएगा, और उस फंक्शन एफ मान लीजिए अगर वो रिकर्सिव कोड है तो वो इंटरनली अपने आप को कॉल करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेन की बॉडी सबसे पहले कॉल हुई तो मेन का एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, मेन का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स हमारे मेंटेन होंगे स्टैक के अंदर। मेन को जैसे एक फंक्शन कॉल मिलेगा एफ के लिए, यहाँ पे एफ का एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ से कंट्रोल हमारा एफ पर आएगा तो अंदर जाकर के फिर हमारा एफ को कॉल कर रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से ये चलता रहेगा टिल वी रीच द बेस कंडीशन। ठीक है, ये हमारे रिकर्सिव कॉल्स हमारे चलते रहेंगे, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारे पास फंक्शन कॉल होगा विद आवर बेस कंडीशन। ठीक है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम क्या करेंगे, हमारे लास्ट इन फर्स्ट आउट के फीचर को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे सारी की सारी जो मेमोरीज एलोकेटेड हैं वो अप से डाउन डी एलोकेट होना शुरू हो जाएंगी, और लास्ट में मेन मेथड की हमारी जो मेमोरी है वो हमारी आउट होगी, जिससे हमारा पता चलेगा कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये होते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो मेंटेन होते हैं हमारे रिकर्शन में। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टैक हमारा डेटा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं रिकर्शन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, हम लोग आते हैं और समझते हैं कि हमको रिकर्शन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सो एग्जामिनेशन में मोस्टली आपको क्या मिलेगा, जो नेचर है इस एग्जाम का, कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। सो मान लीजिए आपके सामने कोड दे देते हैं और पूछते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू। एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उस पर्टिकुलर कोड का क्या आउटपुट आएगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये फैक्टोरियल ऑफ एन है। ठीक है, सो ये फैक्टोरियल ऑफ एन के लिए मैंने ये कोड दिखाया है। हम सब जानते हैं इस फैक्टोरियल ऑफ एन कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो हम पहले एक नोन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एक अननोन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग दो सैंपल्स यहाँ सॉल्व करेंगे। तो पहला सैंपल देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इट विल बी लाइक इंट फैक्टोरियल
n, ठीक है। यहाँ पे केवल मेथड को लिया है मैंने, पूरे कोड को नहीं लिया है। तो सबसे पहले एक फैक्टोरियल के लिए हम एक मेथड लिखेंगे, ठीक है। उसमें हम जो पैरामीटर लेंगे वो n को लेंगे, ठीक है। ये हमारा पैरामीटर है और इस पैरामीटर से हम कैलकुलेट करेंगे हमारा फैक्टोरियल। सो मान लीजिए मुझे फैक्टोरियल ऑफ 3 कैलकुलेट करना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अब देखिए इस प्रोग्राम से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमको नॉर्मल तरीके से नहीं करना है, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे रिकर्शन को यूजिंग रिकर्शन ट्री। वी विल सॉल्व द रिकर्शन यूजिंग रिकर्शन ट्री, ओके। और मैं आपको पहले वो ट्री बनाना सिखाऊंगी और फिर उस ट्री को कैसे सॉल्व करते हैं वो बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम ट्री को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको ये कोड दिया है और इसमें f(3) के लिए आपसे आउटपुट मांगा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इस कोड के अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हमारे फंक्शन का नाम क्या है। हमारे फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल, और देखिए इसी बॉडी के अंदर यहाँ पर फैक्टोरियल विथ डिफरेंट पैरामीटर जो कि है हमारा n-1 के साथ कॉल हो रहा है, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा रिकर्सिव कॉल। ये हमारा कौन सा है? रिकर्सिव कॉल है। और ये हमारा जो है n = 0 पे हमें क्या रिटर्न करना है? 1। ये इसको हम कहते हैं हमारा बेस कंडीशन, जिसके लिए हमने बात करी थी कि हमारे पास एक बेस कंडीशन होनी चाहिए, नहीं तो हम हमारे इस रिकर्सिव कोड से बाहर कैसे आएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं f(3) के लिए कैसे काम करेंगे। तो f(3) यहाँ पर आया होगा, मान लीजिए फैक्टोरियल ऑफ n, ओके। तो यहाँ पे n को हमने क्या दे दिया? 3। अब यहाँ पे देखा इफ n = 0, सो n = 0 तो है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड पे आ जाएंगे जो कि क्या रिटर्न कर रहा है? n मल्टीप्लाइड बाय f(2), जो कि क्या है हमारा n-1, और n-1 हमारा क्या है? 3-1, ठीक है। और यहाँ पे जिस टाइम पे फंक्शन कॉल हो रहा है उस वक्त n की वैल्यू क्या है? उस वक्त है n की वैल्यू 3, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे किस तरीके से, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दिया। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगी। f(3) लिखा है यहाँ पे, अंदर कॉल लेने पे क्या दिख रहा है? n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? 3 मल्टीप्लाइड बाय f(3-1), 3-1 मतलब 2। यहाँ पे मैं फैक्टोरियल पूरा वर्ड नहीं लिख रही हूँ, उसको f लिख रही हूँ, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत करिएगा कि अलग कोड सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अभी f(2) आया, तो अभी f(2) आया तो यहाँ से जब n-1 आएगा तो यहाँ पे फिर से कंट्रोल कहाँ जाएगा हमारा? हमारी इस कंडीशन पे जाएगा, इस पर्टिकुलर लाइन पे जाएगा। पर यहाँ पे भी n की वैल्यू चेंज होकर के n-1 की वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो अभी क्या होगा? फिर से 2 की वैल्यू चेक होगी, क्या वो n = 0 है? सो n = 0 नहीं है, ठीक है। तो हम फिर से क्या करेंगे? n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1 करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय f(2-1) मतलब कि 1, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 क्यों लिखा है? क्योंकि करेंटली जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो n की किस वैल्यू से हो रहा है? 2 हो रहा है। सिमिलरली f(1) के लिए कैसे कॉल करेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाई f(0), क्योंकि n-1 1-1 कितना हो जाएगा? 0। अब जब मैं f(0) को कॉल करूंगी, मतलब फैक्टोरियल को कॉल करूंगी विथ 0 पैरामीटर, तो मुझे क्या मिलेगा? रिटर्न करना पड़ेगा 1, क्योंकि ये हमारा बेस कंडीशन है। तो या ये जो है पॉइंट, यहाँ पे हमारा क्या होगा? स्टैक। यहाँ तक तो हमारा पुश ऑपरेशन चलेगा, यहाँ तक तो हमारा क्या चल रहा है? स्टैक में अगर आप इमेजिन कर पाए तो पुश ऑपरेशन चल रहा है। और यहाँ से जैसे हमारे पास बेस कंडीशन आएगी, हमारे पास क्या ऑपरेशन शुरू हो जाएगा? पॉप ऑपरेशन, ठीक है। तो अभी इसको हम ट्री बना चुके हैं, ठीक है। तो अभी हमको ये जो ट्री बनी हुई है इसको डिकोड करना है। तो इसको डिकोड कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसको डिकोड करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को आपको याद करना पड़ेगा। वो तरीका क्या होता है? वो तरीका होता है टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट। ये दो चीजें आपको याद करनी है। पहले तो आपको रिकर्शन ट्री प्रॉपर्ली बनानी है, उसके बाद आपको ये दो चीजें याद रखनी है, टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट। सो टॉप टू डाउन बोले तो यहाँ से हमको नीचे जाना है, ठीक है, जो भी हमारा कॉल हुआ है, और फिर हमको लेफ्ट टू राइट जाना है। तो अभी देखते हैं कैसे जाएंगे। आपको देखना है मेरा एरो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये देखिए टॉप टू डाउन में जा रही हूँ, ठीक है। मैं तब तक जाऊंगी जब तक मुझे कोई रिटर्न करने वाली वैल्यू नहीं मिल जाती, ठीक है। आई एम गोइंग टॉप टू डाउन, ठीक है। यहाँ पे मुझे f(0) की जगह क्या मिल जा रहा है? 1, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है? हमारे पास नॉर्मल ही कॉल है, यहाँ पे कुछ हमारा लेफ्ट और राइट जैसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट का एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस पता नहीं चलेगा। एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस अगले कोड में पता चलेगा लेफ्ट टू राइट का, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या किया हमने? टॉप टू डाउन हम आ गए, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं हम, ठीक है। अभी क्या करेंगे? एग्जीक्यूशन चालू करेंगे आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इस पर्टिकुलर नीचे वाली पूरी ट्री से क्या रिटर्न होने वाला है? 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 है। अभी f(1) की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? 1। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 2, ठीक है। अभी f(2) के पास क्या आ गई? वैल्यू 2।
और इस पूरे के पास क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब कि 6। तो 6 जो होगा हमारा रिटर्न हो जाएगा f ऑफ 3 को। सो इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, और ये आप वेरीफाई करना भी जानते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1। 3 का फैक्टोरियल होगा तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल एनी हाउ 2 ही होता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 6। तो यू कैन ऑल्सो वेरीफाई कि आपने जो काम किया वो सही है कि नहीं है एट द वेरी फर्स्ट स्टार्ट। ओके, सो ये एक तरीका था सॉल्व करने का। याद क्या करना है कि रिकर्शन ट्री बनानी है। रिकर्शन ट्री बनाने के बाद अप्रोच क्या रखनी है, टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू बॉटम फॉर गेटिंग द आउटपुट। ठीक है, अभी हम सैंपल 2 को सॉल्व करते हैं कि सैंपल 2 हमारा कैसे सॉल्व होगा। सो लेट्स सॉल्व दिस सेकंड प्रॉब्लम। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से पहले हमको ये समझना है कि क्या ये रिकर्शन का प्रॉब्लम है। हाँ, ये रिकर्शन का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट फन फंक्शन की बॉडी के अंदर प्रिंट फन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये रिकर्शन है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन इन इट्स बॉडी। ठीक है, मान लीजिए इस पर्टिकुलर में हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट फन f ऑफ 3 का वैल्यू का आंसर चाहिए मुझे। मान लीजिए कोड एग्जाम में आ गया और उसने बोला कि प्रिंट f ऑफ 3 का क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो pf 3 का आपको क्या आंसर है, क्या कोड का आउटपुट आएगा वो बताना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम क्या बनाएंगे, हमारी रिकर्शन ट्री। तो देखते हैं रिकर्शन ट्री कैसे बनाएंगे। धीरे धीरे आराम से रिकर्शन ट्री बनाएंगे, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको वैल्यू देखनी है। वैल्यू हमारी क्या है 3, तो प्रिंट फन 3। ओके, अभी क्या ये वैल्यू 1 से कम है, ये वैल्यू 1 से कम नहीं है, तो हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, नॉर्मली हम रिटर्न होने वाले थे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू हमारी 1 से ज्यादा है, तो हम किस में आ जाएंगे, एल्स के पार्ट में आ जाएंगे। तो अभी हम ये सारी लाइंस को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सबसे पहली लाइन क्या, सी आउट टेस्ट। जिनको नहीं पता सी आउट क्या करता है, सी आउट इज एज इक्विवेलेंट फॉर प्रिंटिंग समथिंग ऑन टू द कंसोल। कंसोल पे कुछ भी प्रिंट करने के लिए सी आउट फंक्शन का हम यूज करते हैं। तो सी आउट फंक्शन टेस्ट, टेस्ट क्या है हमारा, ये पैरामीटर है जो पास किया हमने। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम रिकर्शन ट्री जब बनाएंगे तो सबसे पहला हमें क्या लाइन मिली है, सी आउट। सी आउट मतलब प्रिंट, तो मैं नॉर्मली प्रिंट में ना सीधा वैल्यू डाल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सी आउट टेस्ट में क्या रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि अभी टेस्ट पैरामीटर की वैल्यू कितनी है, 3। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या है, प्रिंट फन टेस्ट माइनस 1। ठीक है, तो प्रिंट फन टेस्ट माइनस 1 मतलब अभी टेस्ट की वैल्यू कितनी है, 3, तो अभी 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो प्रिंट फन 2 हो जाएगा। उसके बाद सी आउट टेस्ट है फिर से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिर से 3 आएगा, क्योंकि अभी जो करंट इंस्टेंस है एन का, सॉरी करंट इंस्टेंस जो है टेस्ट का वो कितना है, अभी 3। ठीक है, अभी यहाँ पे करंट इंस्टेंस जो है टेस्ट का वो है 3, तो यहाँ पे 3 3 आ जाएगा दोनों साइड में। अभी यहाँ पे रिकर्सिव कॉल मिल गया हमको। अभी हम फिर से इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो पहले सी आउट कितना रहेगा हमारा टेस्ट की वैल्यू, अभी यहाँ पे क्या होगी 2, तो हम 2 लिखेंगे। फिर हम प्रिंट फन फंक्शन के साथ n माइनस 1 को कॉल करेंगे, दैट इज टेस्ट माइनस 1। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, वो 1। उसके बाद सेम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2। अब हम प्रिंट फन 1 के लिए कॉल करेंगे, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर देंगे 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट फन 0 दैट इज n माइनस 1 विच इज इक्वल टू टेस्ट माइनस 1, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1। ठीक है, तो ये मेरी क्या बन गई, रिकर्सिव ट्री। अब मुझे अप्रोच क्या ध्यान रखनी है, टॉप टू डाउन, और यहाँ पे आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रही थी, लेफ्ट टू राइट से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट के 2 फंक्शंस हम चलाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा एरो देखिएगा किस तरह से मूव होगा। सो हम यहाँ पे एरो मूव करते हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे, टॉप टू डाउन, तो हम पहले यहाँ से टॉप टू डाउन जाएंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट लीफ नोड होगा हमारी ट्री का, वहां तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब हम क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा हो गया, और हम जहां से शुरू किए थे वहीं पे हम जाके ऊपर खत्म करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो गई है, ये डायरेक्शन है हमारी। ठीक है, और फिर ये पॉप डायरेक्शन है हमारी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट करना है। कैसे है, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट। तो जहां पर भी वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को लेते चलेंगे और फिर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। सो जैसे मैंने मूव करना शुरू किया, सबसे पहले मुझे क्या मिला, 3, तो मेरे कंसोल पे सबसे पहले प्रिंट होगा 3। उसके बाद मुझे क्या मिला, 2, मैं टाइप करूंगी 2। उसके बाद मुझे मिला 1। ठीक है, उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि जब भी मेरी वैल्यू लेस देन 1 है तो मुझे सिंपली रिटर्न करना है। तो मतलब मेरी ये जो कंडीशन थी वो मेरी क्या थी, बेस कंडीशन थी। ठीक है, ये मेरी कौन सी कंडीशन थी, बेस कंडीशन। एंड यहाँ से मुझे सिंपली रिटर्न होना है, मतलब कुछ प्रिंट विंट नहीं करना है, केवल रिटर्न होना है। ठीक है, वापस आते वक्त मुझे जो जो मिलेगा मैं उसको लेती हुई जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, वापस 1। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देखा पहले हमने कौन सी वैल्यू सारी इकट्ठी करी, हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इकट्ठी करी, और अब हम कहाँ की वैल्यू इकट्ठी करेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू इकट्ठी करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से मुझे मिला 3 2 1। अब देखती हूँ राइट हैंड साइड से क्या मिल रहा है, राइट हैंड साइड से मुझे मिल रहा है 1, फिर यहाँ से 2,
और फिर यहाँ से मिलेगा मुझे 3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड के जो भी मुझे आउटपुट मिला उसको मैं मर्ज कर दूंगी। ठीक है, तो मेरा टोटल आउटपुट क्या बन जाएगा इस पूरे से, 3 2 1 1 2 3। तो यू कैन सी यहाँ पे जो भी नंबर्स है उनकी मिरर इमेज क्रिएट हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो यू कैन सी यहाँ पर वो नंबर एक बार जो जिस ऑर्डर में उनका रिवर्स ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको बहुत बार हेल्प कर सकता है। तो ऐसे 4 ऑप्शन बन के आ जाएंगे कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3, और आपको करेक्ट आंसर चेक करना पड़ेगा। तो रिकर्शन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है रिकर्शन ट्री। आई होप आपको ये समझ में आया हो। जस्ट ट्राई टू सॉल्व विथ सम मोर क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस लीजिए, उनको उठाइए, उनसे सॉल्व करना शुरू करिए, एंड यू विल लर्न अ लॉट अबाउट रिकर्शन विद दीज मेथड्स। ओके, सो ये बहुत मेथड इजी है, इसको याद करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस रिकर्शन ट्री बनाना सीखिए, 2-4 सवाल के बाद हाथ सेट हो जाएगा, और उसके बाद टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट का अप्रोच ध्यान रखिए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ाया आपको, अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू हिट द बेल आइकन if you haven't subscribed it, because we have started the series for RRB IT also. Okay, so this will be helpful if you want to get updated videos from us. So for time being, I'll take a leave from you guys. Keep practicing and stay updated.